जय हिंद दोस्तों। आज 7 फरवरी प्रश्नों की सीरीज में आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड के उन पहलुओं से अवगत कराऊंगा जहां पे पेपर में सीधे प्रश्न छपेंगे। ठीक है, ये वीडियो 16 होगा, लास्ट पार्ट होगा। इसके पहले 15 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं लघु तरीके के, अब जाकर देख सकते हैं। सोशल साइंस में सभी विषय का उसमें चर्चा की गई है। आप लोग एक बार देख कर पछताए, सीधे इसी में से पेपर में छपेंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ये वीडियो पार्ट 16 होगा और लास्ट होगा। अब सीधे बिहार बोर्ड में अब ये अपना चेहरा दिखाएगा। 7 फिर वाली प्रश्नों की सीरीज होगी जो सीधे पेपर को छेद करती है, पेपर के खोपड़ी में छेद करती है। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ बने रहे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इस चैनल को दिया जाएगा। इसका नाम होगा माँ आर्ट्स जोन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जानेंगे, पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। कई बार बिहार बोर्ड पूछा है क्वेश्चन। उत्तर होगा, भारत में छापाखाना का विकास के पहले पांडुलिपि हाथों से तैयार किया जाता था। यह कला पुरानी थी। यह फारसी, अरबी, संस्कृत तथा आदि भाषाओं में लिखी जाती थी। इसे मजबूत बनाने के लिए इसके ऊपर जिल्द लगाया जाता था। यह कभी महंगी थी जिसके कारण आम लोगों के पास नहीं पहुंच पाती थी। यह राज दरबारी के पास रहता था क्योंकि उस समय प्रेस प्रिंटिंग नहीं था। ठीक है, इसी को पांडुलिपि कहा जाता है, जो हाथ से लिखा जाता था अरबी भाषा में या फारसी भाषा में। और बहुत महंगा होने के कारण इस पे ये सब किसी के पास नहीं होता था। और इसको मजबूत करने के लिए क्या चढ़ाते थे, उस पर जिल्द चढ़ाते थे। जिस तरह आप लोगों के पास किताब जो होता है, उस किताब को अच्छा से रखने के लिए हम लोग जिल्द चढ़ाते हैं, उसी तरह इसको भी किया जाता था। ये भी एक प्रकार की किताब ही था। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं का उल्लेख करें। तो उत्तर होगा, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित भिन्नता है। पहला, ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालक होते हैं। दूसरा, यहाँ की आबादी कम एवं यहाँ की वातावरण स्वच्छ होता है। नगरीय क्षेत्रों का अब जानेंगे, नगरीय क्षेत्रों का। ग्रामीण क्षेत्र में क्या जाने, तो ग्रामीण क्षेत्र में जाने कि वहाँ के जितने लोग होते हैं वो कृषि पर निर्भर रहते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण होता है काफ़ी स्वच्छ होता है। ठीक है, साफ सुथरा होता है। और दूसरा है नगरीय क्षेत्र, यहाँ की आजीविका सीधे व्यापार और उद्योग पर निर्भर करती है। यहाँ के लोग ज़्यादा व्यापार और उद्योग करते हैं, दुकान उकान करते हैं। और यहाँ की आबादी ज़्यादा एवं यहाँ का वातावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। आप देखे होंगे शहरों में या नगरों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाहन चलती है। वहाँ का वातावरण गांव के अपेक्षा बहुत प्रदूषित होता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। उत्तर होगा, सहकारिता का अर्थ है मिलजुल कर कार्य करना। सहकारिता एक ऐसा आर्थिक व्यवस्था है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। जो 1904 में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। जो फसल चक्रण है वो मृदा को बचाव में किस प्रकार सहायता करते हैं। उत्तर जानेंगे, फसल चक्रण द्वारा मृदा को पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जाता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इससे तिलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुण्य प्राप्त किया जाता है। इससे नाइट्रोजन की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, यानी हम लोग कहीं ना कहीं फसल जो बनाते हैं, फसल जो उगाते हैं, तो कुछ ऐसे फसल हैं जो खेत की उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे दलहन पौधा हो गए, अरहर के नाम सुने होंगे ये बहुत ही, या सरसों के नाम सुने होंगे। ये सब कुछ ऐसे फसलें हैं जो खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। और रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक होते हैं। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, परिवारवाद क्या है। उत्तर होगा, परिवारवाद का अर्थ है कि किसी परिवार का एक व्यक्ति यदि राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसके परिवार के सदस्य ही उसके रिक्त स्थान को भरेंगे। नेता का बेटा नेता, मंत्री का बेटा मंत्री, ये परिवारवाद का उदाहरण है।
परिवारवाद में क्या होता है कि जब अगर आप मान लीजिए किसी पद पे हैं, मुख्यमंत्री के पद पे हैं या विधायक के, तो आपके मन में रहता होगा जैसे हम हटेंगे तो फिर मेरे उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, मेरा बेटा बनेंगे। तो इसको परिवारवाद कहेंगे। जिस तरह बिहार में देखा जाए तो लालू यादव है, उनका मतलब अच्छा उदाहरण है। उनका हर लोग नेता है, उनका बेटा नेता, उनका बेटी नेता, सब लोग है, पतो नेता, सब नेता है, बहुत से नेता है लोग ऐसा। अखिलेश यादव जी भी हैं, सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर अब जानेंगे, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन होगा, ये पार्ट अगला होगा, यानी इसमें आपको 16-17 को मैचिंग करा दिया गया है, यानी अब लास्ट है ही, ठीक है। अब आप लोग सीधे सबको देख लेंगे, अब लघु तरीके का वीडियो अपलोड शायद नहीं किया जाएगा। अब जानेंगे औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण हाथों से न करके बड़े बड़े यंत्रों और मशीनों से के द्वारा की जाती है। तो वस्तु का निर्माण अपार मात्रा में होती है, यही प्रक्रिया औद्योगिकरण कहलाती है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। औद्योगिक क्रांति कब आई थी सर्वप्रथम, तो इंग्लैंड में आई थी 18वीं शताब्दी में, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही भूमंडलीकरण कहलाता है, जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुआ था, ठीक है। याद रखेंगे, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था किसी देश के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही भूमंडलीकरण कहलाता है, जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी, और इसी को वैश्वीकरण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था किसी देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 5। ये भी बात याद रखेंगे। जो वैश्वीकरण की नीति सरकार के द्वारा 1991 में अपनाई गई थी, जिसको LPG नीति भी कहा जाता है। आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 है, उदारीकरण क्या है। तो उत्तर होगा, उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों को तोड़ना ही उदारीकरण कहलाता है, जैसे लाइसेंस, कोटा आदि। सन 1991 से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। इसको LPG नीति कहा जाता है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 है, निजीकरण क्या है। तो उत्तर होगा, निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपना अधिकार करना ही निजीकरण कहलाता है। आर्थिक सुधार हेतु भारत सरकार के द्वारा सन 1991 में इस नीति को अपनाई गई थी, ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कोई सार्वजनिक जो क्षेत्र होता है उसको अपना किया था, उसी को निजीकरण कहता है, यानी अपना, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा 6 नंबर, निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। इसी को विऔद्योगीकरण भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। निरुद्योगीकरण को विऔद्योगीकरण भी कहा जाता है। ये औद्योगिकरण का उल्टा प्रक्रिया भी इसमें चर्चा की जाती है। उत्तर होगा, निरुद्योगीकरण का विकास हुआ तो भारत में फल फूल रहे लघु कुटीर उद्योग कंपनियां चलाई गई थी, जिसके अंग्रेजों ने अत्याचार करके उस कंपनी को बंद करा दिया, तो वहाँ पे बेरोजगारी, भुखमरी व्याप्त होने लगी। इसी प्रक्रिया को निरुद्योगीकरण कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। भारत में जितनी भी कंपनियां चल रहा था उसपे वो औद्योगिक क्रांति आने के कारण वो कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई, और बंद होने के कगार पे पहुंच गई। तो वहाँ के इतिहासकारों ने इसको निरुद्योगीकरण का संज्ञा दिया, और इसी को विऔद्योगीकरण भी कहा जाता है, जिसमें उद्योग की उल्टी प्रक्रिया होती है। आज समझ में, याद रखेंगे। इसमें किसी वस्तु का उन्नति नहीं होता है, क्या होता है, पतन होता है, उसी को विऔद्योगीकरण कहा जाता है। इसमें वस्तु दिन पर दिन क्या होते हैं, कम होते हैं, निर्माण में कमी आती है। आज के इतना ही क्वेश्चन होंगे, आप लोग शिद्दत के साथ देख लिए, और इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और लास्ट आपका वीडियो था लघु तरीके का,
आप लोग पूरा जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपका जीवन वाकई में धन्य हो जाएगा। ये आपके वीडियो पार्ट 16 है, 16 को देख लीजिए और आपको 100% बता रहा हूँ कि एकदम इससे पेपर में आएंगे तो आएंगे, कहीं से दो राय नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।